यू बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर रिस्क, आपके पर्सपेक्टिव में आप रिस्क को कैसे देखते हो? आप अपना डेली रिस्क का जो काम है वो कैसे कर रहे हो? देखिए, रिस्क का जो काम है ना, मैंने जैसे बोला था, दिस इज मॉनिटरिंग, दिस इज अ मोर मॉनिटरिंग जॉब। रिस्क कंट्रोल होता नहीं, रिस्क मैनेज होता है कभी भी, एंड मॉनिटर होता दिस है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनको क्वेरी होती है कि मार्केट रिस्क अच्छा है, क्रेडिट रिस्क अच्छा है कि ऑपरेशन रिस्क अच्छा है। तो क्रेडिट रिस्क का क्या पर्सपेक्टिव आप देना चाहोगे उनको? रिस्क इज अ ब्रॉड टर्म। रिस्क के अंदर अगर मैंने जितना काम किया है ना, आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने क्रेडिट रिस्क में काम किया है। क्रेडिट रिस्क में अगर आप देखोगे ना, तो एक बहुत बड़ा हॉरिजॉन कवर होता है, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने प्रोसेस किया, प्रोसेस इज अगेन अ प्रोसेस रिस्क। ऑपरेशन में काम किया तो ऑपरेशन, वो तो ऑपरेशन रिस्क हो गया। जितना बड़ा बैंक या जितना बड़ा एनबीएफसी ना, उसमें सेगमेंट अलग अलग हो जाता है। एंड आई हैव सीन बॉम्बे, प्लेस लाइक बॉम्बे, जहाँ पे एनबीएफसी का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, उनका रिस्क भी अलग होता है। यस यस, ये मैंने भी देखा। एक सक्सेसफुल करियर कैसे बनाया जा सकता है? Hello friends, hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and help them to make a career in finance. And I also help students preparing for competitive exams like CFA, FRM, SCR. Now today I have with me one of our guests, Vishal, and he's going to be talking about his entire journey into the banking sector, NBFC sector, and into risk. He has around 20 plus years of experience. He's going to be talking about his journey in detail. So Vishal, first of all, thank you very much for taking out time and talking to us. And फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ दे पाए कि आपका जो ओवरऑल जर्नी था वो कैसे रहा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? Okay, first of all, thank you very much, Ganesh, and it's lovely being here, and thanks for the opportunity. So, Ganesh, initially I had started my career with the dealership. जब मैंने काम स्टार्ट किया तब डीलरशिप में स्टार्ट किया। डीलरशिप, वो कमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो ये मेरा सेगमेंट है, ये मेरा लास्ट 20, ऑलमोस्ट 18-20 ईयर से रहा है। ओके। तो आई स्टार्टेड विद द कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप। तो जो बेसिक से जो स्टार्ट होता है, मतलब डीलरशिप पे अगर आप देखोगे तो इनवॉइस प्रिपरेशन, गाड़ी का डिलीवरी करना, तो वहाँ से मेरा एक बेस स्टार्ट हुआ है। तो इनिशियली मैंने जो पूरा मेरा जो लर्निंग है, तो जैसे आप ग्रेजुएट होते हो तो सबसे पहले आपके पास यू गॉट अ जॉब एंड यू नो वॉट एवर यू गॉट इट। तो एक आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री विच इज़ अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी, जिससे ये पता चलता है कि अगर कमर्शियल व्हीकल या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अगर कहीं थोड़ा बहुत हिलता है तो आपका इकोनॉमी में भी इफेक्ट आता है, एंड वाइस वर्सा। तो वो मेरा काफ़ी एक्साइटेड रहा है। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू जॉइन द माई नेक्स्ट बिग बैंक विच इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट बैंक इन टूडेज टाइम। वहाँ पे मैंने अगेन आई हैव लर्न द बेसिक प्रोसेस, लोन लेंडिंग का जो बेसिक प्रोसेस होता है, लोन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है, वो मैंने वहाँ पे लर्न किया। तो वहाँ पे आप ऑपरेशंस में थे? वहाँ पे मैंने जैसे जैसे आपके पास फाइल आता है, कोई भी फाइल अगर लोन के लिए आता है, तो जो सीपीए करके जो डिपार्टमेंट होता है ना, वो फाइल को प्रोसेस करता है। उसके अंदर अलग अलग एक स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले स्क्रूटनी होता है डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद सीपीवी कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन इनिशिएशन होता है, उसके बाद क्रेडिट उसको अंडरराइट करता है, अंडरराइट के बाद अप्रूवल आता है, अप्रूवल के बाद फिर वो उसे ऑपरेशन में भेजता है, ऑपरेशन उसको फिर से रीचेक करके फाइनल डिसबर्समेंट होता है। तो वो जर्नी मैंने वहाँ पे बेसिक देखा हुआ है। तो लेट सेटिंग करके, लेट नाइट करके हम लोगों ने, आपको पता है मंथ एंड कैसे होता था पहले बैंक्स और एनबीएफसी में, आज भी होता है। तो वो बेसिक ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा लर्निंग मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो मैंने वो सीखना स्टार्ट किया। तो देन वंस दैट मैंने एक बार वो क्रेडिट का प्रोसेस देखने के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ फर्दर बिग एनबीएफसी। वहाँ पे जाके मैंने ऑलमोस्ट अंडरराइटिंग जो होता है, अंडरराइटिंग, क्रेडिट अंडरराइटिंग जिसे बोलते हैं, अप्रेजल इवैल्यूएशन। ओके। क्योंकि एक बार प्रोसेस आपने देख लिया, आपने गाड़ी कहाँ से खरीदी जाती, कहाँ बेची जाती, वो देख लिया। देन मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं आई गॉट टू नो अबाउट द क्रेडिट, एंड एज ए क्रेडिट इंचार्ज करके मैंने स्टार्ट किया वहाँ से। तो वहाँ पे इवैल्यूएशन करना इज माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। खास करके मैं रिटेल क्लाइंट्स को होता, जो सिंगल गाड़ी ओनर या मल्टीपल गाड़ी वेंडर, नॉट द फ्लीट ऑपरेटर्स, उनके लिए मैंने एक अंडरराइटिंग करना स्टार्ट किया। और अंडरराइटिंग का इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि आई यूज्ड टू मीट ड्राइवर्स, आई यूज्ड टू मीट फ्लीट ओनर्स। धीरे धीरे जाने के बाद में जब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस और गेन हुआ, तो उसके बाद में आई वाज ऑफर्ड फॉर द फर्दर रोल। तो मेरा एक्सपांशन हुआ। पहले मैं मुंबई देखता था, देन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द पुणे, अहमदाबाद, औरंगाबाद, ये थोड़े लोकेशंस मेरे ऐड हो गए। तो जो लोकल क्रेडिट मैनेजर का रोल था वो स्टेट लेवल पे चला आया, स्टेट लेवल से बाद में थोड़ा रीजनल लेवल पे चला। तो दिस इज हाउ आई हैड एलिवेटेड। एक पॉज यहाँ पे, जो क्रेडिट मैनेजर है, ये
क्या एक्टिविटी करता है मुझे बेसिक पता है ऑडियंस के लिए कि जब वो कोई प्रपोजल आता है उसके पास, ओके, कमर्शियल व्हीकल का, एक सिंगल कमर्शियल व्हीकल, क्या क्या चीजें जनरली वो देखता है? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्रेडिट मैनेजर के पास अगर जो प्रपोजल आता है तो सबसे पहले प्रोफाइल मतलब वो जो प्रोफाइल आया है या जो एप्लीकेंट है वो क्या करता है। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में क्या होता है, जीरो व्हीकल ओनर से लेके फ्लीट ऑपरेटर तक के सारे प्रोफाइल आ सकते हैं। फ्लीट ऑपरेटर मतलब जिसके पास 100 गाड़ियां हो सकती है वो कस्टमर भी आ सकता है। बराबर। या जिसके पास कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई एम इंडिविजुअल, मुझे अगर कोई कमर्शियल व्हीकल छोटा, जैसे बोलते हैं ना छोटा हाथी, एस करके, टाटा एस करके एक मॉडल है, अगर मुझे वो खरीदना है तो मेरे पास तो आज कुछ है नहीं, बट विद अ ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट का ड्राइविंग लाइसेंस, आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो एज ए क्रेडिट मैनेजर मेरे पास जो प्रोफाइल आता है, पहले वो चेक करता हूँ कि वो कौन से टाइप का कस्टमर है, क्या वो फ्लीट ऑपरेटर है। तो एज ए क्रेडिट मैनेजर आई फॉर्म माई क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं जो सिंगल व्हीकल ओनर या एक व्हीकल ओनर वाले को वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूँ जो मैं एक फ्लीट ऑपरेटर को पूछ सकता हूँ, एंड वाइस वर्सा। तो प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसका रेसिडेंस स्टेटस, वो कहाँ रहता है, वो जो गाड़ी ले रहा है, क्योंकि सीवी बिजनेस इज समथिंग वेयर यू बाय द व्हीकल, यू अर्न आउट ऑफ दिस व्हीकल एंड देन यू सर्व द ईएमआई। बराबर, ऐसे होता है। दिस इज नॉट समथिंग कि पीएल मैंने ले लिया और बेटी के शादी में खर्चा कर दिया और देन उसके बाद में फिर मैंने ईएमआई पे कर रहा हूँ आउट ऑफ माई सैलरी। ऐसे नहीं होता है। ये वो एसेट है जिसके ऊपर आप कमाते हो और उससे आप ईएमआई जनरेट करते हो, इनकम जनरेट करते हो और फिर ईएमआई सर्व करते हो। बराबर। तो प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफाइल हो गया, रेसिडेंस स्टेटस, आपका घर खुद का है, अब कितने सालों से, अगर हो सकता है कोई कस्टमर से ऐसे कि पहले ड्राइवर करके काम करते थे, एज ए ड्राइवर चलाते थे, एंड दे नाउ स्टार्टेड थिंकिंग कि नाउ अभी मुझे गाड़ी लेना है खुद का। बराबर। तो फिर वो हाउ दे एंटर इनटू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। और उसके बाद रिस्क क्या है, मतलब आप एज ए क्रेडिट रिस्क, या रिस्क क्रेडिट का यही है कि सबसे बड़ा तो प्रोफाइल का आप रिस्क देख लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले एक गाड़ी थी जो छोटा आती थी, टाटा एस, जिसका टनेज अगर आप देखो तो 1 टन के नीचे होता है, जीबीडब्ल्यू में काउंट होता है, आपको पता होगा। तो अगर मैं कल अगर सडनली सोचूं कि मैं 16-13 ये बड़ा गाड़ी ले लूं, विच इज दी ट्रांसपोर्ट ही गाड़ी है लेकिन वो बड़ा गाड़ी है जिसका ईएमआई बहुत बड़ा है, टनेज ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा है, दिस इज माई बिगर रिस्क कि मेरा जो बंदा है जो आज छोटा गाड़ी चला रहा है वो डायरेक्टली उस पर जंप नहीं कर सकता। इट्स अ स्टेप्स कि पहले वो छोटा गाड़ी लेगा, ग्रोथ होगा, हाँ, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल से वो पिकअप पे शिफ्ट करेगा, पिकअप से वो लाइट कमर्शियल व्हीकल पे शिफ्ट करेगा, लाइट कमर्शियल व्हीकल से हेवी कमर्शियल व्हीकल के शिफ्ट करेगा, एंड सो ऑन, ऐसे हाउ दे जर्नी। तो एक तो एसेट जो चूज करता है उसके ऊपर है। दूसरा उसका सबसे बड़ा रिस्क है कि उसका अगर वो एक्सपीरियंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस से आपका प्रूफ हो जाएगा वो एक्सपीरियंस है। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है। तो व्हेन वी इंटरेक्ट विद द कस्टमर, आप सीपीवी करके एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन, जो वेंडर करते हैं, बट एज ए क्रेडिट मैनेजर वी यूज्ड टू गो टू एंड मीट द कस्टमर, और हम जानते थे कि वो रहता कहाँ है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो आज उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कहाँ गाड़ी चलाएगा, जहाँ गाड़ी लगाने वाला है, जहाँ से उसे इनकम आने वाली है, क्या वो प्रॉपरली मतलब सेटअप वाला है या ऐसे ही, जिसमें फ्रॉड के बहुत सारे चांसेस होते हैं, जिसको फ्रॉड कर, बट इट्स अ मूवेबल एसेट, दो इट इज अ कोलेटरल बेस, इट्स अ एसेट, गायब हो सकता है और होता है। सेवी का सबसे बड़ा, अगर आप लॉस मेकिंग सेगमेंट आप देखोगे ना, वहां पे इट्स अ मूवेबल एसेट। आज गाड़ी अगर आपने मुंबई में लिया है तो वो गाड़ी 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद आपको नागालैंड में मिलेगी, डिपेंड्स, इट्स अ नेचर ऑफ बिजनेस। तो रिस्क यही है। तो आपको वो सारा रिस्क एज ए क्रेडिट मैनेजर इवेलुएट करना है कि ये जेन्युइन बिजनेस के लिए ले रहा है, जेन्युइन बिजनेस से कमाएगा और ये जेन्युइन कस्टमर है जो मुझे रीपे करेगा। राइट। अल्टीमेटली मेरा जो मैंने फंड दिया है उससे मेरा जो इनकम है, दैट इज माई इंटरेस्ट इनकम। तो मेरा इंटरेस्ट इनकम, एश्योर्ड इंटरेस्ट इनकम आएगा कि नहीं आएगा, दैट आई नीड टू चेक। बाकी वेंडर्स की तरफ कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन होगा, आरसीयू आपने सुना होगा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, वो तो इट्स अ पार्ट एंड हर एक लेंडिंग प्रोसेस। फिर वहां से देन आप कौन से कंपनी में गए? उसके बाद सर मैंने, देखिए दैट वाज माय स्टार्ट पॉइंट ऑफ द क्रेडिट, अंडरराइटिंग मैंने वहां से स्टार्ट किया। उसके बाद में आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द सेम कंपनी बट एट अ डिफरेंट रीजन। आई शिफ्टेड टू पुणे एंड आई शुड टेक केयर ऑफ द अहमदनगर एंड द औरंगाबाद, नासिक, दैट पार्ट। तो एक तरह से जो प्लेटफॉर्म मेरा एक एनलार्ज होते गया एंड द एक्सपीरियंस भी गेन होते गया, एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मुंबई के बाद पुणे इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। राइट। बाकी तो ही राजस्थान है, जैसे अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो गुजरात, राजस्थान, जहाँ पे पोर्ट्स अवेलेबल है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स का ज्यादा लेना आना चालू होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने आई गॉट टू नो दैट ये, देन आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी, आई केम बैक टू मुंबई, I got opportunity with one of the NBFC,
in Mumbai, where I used to take care of the Mumbai, Pune and Goa, and again then states बढ़ते गए. जैसे क्रेडिट अंडरराइटिंग ही कर रहे क्रेडिट अंडरराइटिंग करता. So till 2015 I was with underwriting only. तो मेरा अंडरराइटिंग का क्रेडिट अंडरराइटिंग का जर्नी, प्रोसेस, क्रेडिट, अंडरराइटिंग और क्रेडिट, इसका जर्नी है वो 2006 से लेके 2015 तक रहा है. तो ऑलमोस्ट 9 years आई वॉज विद क्रेडिट. ओके. उसमें आपको पता चल जाता है प्रोफाइल क्या है, क्या चेक किया जाता है, कहाँ पे रिस्क है. उसके बाद में आफ्टर अंडरराइटिंग आपको क्या करने होते हैं एज ए क्रेडिट मैनेजर को, वो भी चेक करना है कि अंडरराइटिंग करने के बाद क्या वो ईएमआई पे कर रहा है कि नहीं. तो उसका वो सॉफ्ट कॉलिंग भी करते थे. वी यूज्ड टू डू. हम हमारे जो भी कस्टमर्स जो मैंने अंडर रिटर्न किए हुए हैं उसको मैं सॉफ्ट कॉलिंग करके पूछता था. एंड इट वाज अ पार्ट एंड पार्सल. तो मतलब आपका जॉब का ही पार्ट है वो. आपने जिसको लोन दिया है वो पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो फर्स्ट 6 month पहले 3 महीना जो होता है वो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दी EMIs. नहीं हुआ तो आपको चेक करना है, इवेल्यूशन करना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. वेंडर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे. वेंडर्स में आपके CPV एजेंट हो गए, आपके रिस्क वाले जो रिस्क कंटेनमेंट यूनिट RCU जिसको बोलते हैं वो एक वेंडर हो गया. फ्रॉड जो डिटेक्ट करते हैं. तो वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा है क्रेडिट. मैंने जितना भी 9 years किया हुआ है एंड वेरी मतलब इतना सीखने मिला हुआ है. और ग्राउंड से देखा हुआ है तो क्लैरिटी इतनी थी कि मतलब अगर आप मुझे पिन कोड बताओगे तो मैं पिन कोड से बता दूंगा कि कस्टमर का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, क्या वो जेन्युइन कस्टमर है नहीं है. अच्छा. ओके. एक अच्छा इनिशिएटिव मैंने पुणे में स्टार्ट किया था. आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद दी माय काउंटर पार्ट्स, पीयर्स ऑफ अदर कंपनीज सेम सेगमेंट में, कमर्शियल व्हीकल इक्विपमेंट में रह के बाकी लोगों के साथ मैं कनेक्ट करता था. एंड वी फॉर्म वन ग्रुप. एक ग्रुप मैंने फॉर्म किया था और उस ग्रुप में हम लोग क्रॉस इंटरेक्शन करते थे कि आज मेरे पास ये प्रोफाइल आया, आपके पास वो आया. तो उससे पता चल जाता था कि एक कस्टमर मल्टीपल जगह लॉगिन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है. और ये होता है कमर्शियल व्हीकल में. क्रेडिट मैनेजर को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है ये देखने के लिए मेरा जो कस्टमर का प्रोफाइल मेरे पास आया हुआ है वो 4 जगह डालता है, क्योंकि DSA जो डायरेक्ट सेल्स एजेंट होता है बीच में उसके पास अगर पेपर चला गया तो सब जगह वो डाल देगा. एंड देन एक ही बार एंट्री हिट होता है और दैट एंट्री इज रिफ्लेक्टेड इन सिबिल. आप एक साथ नहीं पकड़ सकते हो. उसके लिए आपको इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट चाहिए और वो मैंने वो डेवलप किया है. तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव उस टाइम पे लिया था. नाउ इवन आज भी वो वो ग्रुप अभी भी चल रहा है. जब हमने स्टार्ट किया था 2000 मेरे ख्याल से 11 या 12 में स्टार्ट किया था मैंने वो ग्रुप. देन उसके बाद आप रिस्क में मूव हुए. करेक्ट. तो रिस्क का मेरा जर्नी है. रिस्क और क्रेडिट के बीच में ना एक बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने टच किया था. दैट वाज अ क्रेडिट प्रोसेस सिस्टम अपग्रेडेशन. तो 2015 से लेके 2019 तक इस पीरियड में आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द वन ऑफ द प्रोमिनेंट बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द टॉप बैंक ऑफ इंडिया, जिनके लिए मैंने नेशनल प्रोसेस मैनेजर, मेरा डेजिग्नेशन फॉर्मल नहीं था बट मेरा रोल फॉर्मल था, क्योंकि आई यूज्ड टू ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री टू चेक द सिस्टम लेकोनॉज. कुछ अगर कुछ चेंजेस करना है सिस्टम में, कुछ चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस. जो मेरा कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप करके एक बहुत बड़ा उनका पोर्टफोलियो था. इट वाज अराउंड मैंने हेल्थ केयर फाइनेंस भी देखा हुआ है और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और हेल्थ केयर मिला के 47,000 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो था. इतना बड़ा का पोर्टफोलियो था. एंड दे हैड ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया. इवन आई हैड ट्रैवल टू मेघालय एंड त्रिपुरा. वहां तक मैं जाके आई यूज्ड टू चेक ब्रांच वाइज ब्रांच, देखता था कि कहाँ पे लिखोना क्या है, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कहीं कुछ लूप होल्स है क्या. अगर वैसा है तो वो हम यहाँ पे उसको चेंज करते थे. मेन हेड ऑफिस से उसको सिस्टम में चेंज. आई वाज अ सेंट्रल, आई यूज्ड टू सिट एज अ सेंट्रल ऑफिस. बट ये ब्रांचेस में जब तक आप नहीं जाओगे आपको रियलिटी पता नहीं चलेगी. तो रियलिटी जब आपको पता चल गया तो यू हैव टू कम बैक टू योर हब लोकेशन या हेड ऑफिस. और उसके बाद हम उसको सोचते थे कि इसको हम और कैसे स्ट्रीमलाइन कर पाए. तो दैट वाज माय की रोल. तो हम उसको बहुत ही अच्छी तरह, इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ आपको बहुत पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए. एग्जैक्टली एंड टू एंड. मेरे लिए बेनिफिट ये हुआ कि मैंने प्रोसेस बहुत डे 1 से देखा हुआ था. तो इसीलिए मुझे ये पता था कि कहाँ पे क्या हो सकते हैं. इवन लॉगिन चेकलिस्ट जो इनिशियली लॉगिन चेकलिस्ट करके आता है, पता है उसके अंदर जो चेक पॉइंट्स है ना, वो चेक पॉइंट अगर मिसिंग है ना तो उसका कॉन्सिक्वेंस कहाँ तक जा सकता है. इट कुड गो टू द ऑडिट क्वेरीज. ऑडिट क्वेरी एस्केलेट होके RBI को भी रिपोर्ट हो सकती है. उसमें बिजनेस लॉस है, जिसमें रेपुटेशन लॉस है, बहुत कुछ है. तो रिस्क इज एवरीवेयर. मतलब आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने रिस्क बाद में सीखा, बट मैंने प्रोसेस, पॉलिसी, क्रेडिट, अंडरराइटिंग पहले सीख लिया. दैट वाज वेरी एडेड बेनिफिट टू मी. तो उस 2019 तक 17 से लेके 19 तक मैंने प्रोसेस का पूरा छान लिया था क्या करना है प्रोसेस में करके. एंड सिस्टम आई यूज्ड टू वेरी क्लोजली वर्किंग विद द फिनटेक जो होता है ना, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टीम जो होती थी, उनके साथ मैंने काम किया था. तो एक्चुअल प्रोसेस के साथ टेक्नोलॉजी को कैसे क्लब करना है और उसका बेनिफिट कैसे देना है. जैसे मुझे याद है आई वॉज इन
वन ऑफ द बिग लेंडर 2017 में, तब हमने एक ऐप लॉन्च किया था। उस ऐप में दैट वाज अ जीरो ह्यूमन इंटरेक्शन। मतलब आप अच्छा। अगर उस लैब से डॉक्यूमेंट स्कैन करोगे तो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद वो सीधा चला जाता था क्रेडिट मैनेजर के पास। क्रेडिट मैनेजर उसको लैब पे ही उसको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जीरो टच था। तो क्रेडिट मैनेजर का एक पैरामीटर था कि मैं इतना अगर लोन है या इतना एलटीवी है तो मैं इतना दे सकता हूँ करके, तो दैट पैरामीटर वाज फिक्स। तो वो हमने सिस्टम में इनबिल्ड कर दिया था, तो इट वाज अ जीरो टच ह्यूमन टच। Wow. और वहां से अप्रूवल आपका 2 या 3 घंटे में जनरेट हो जाता था, सैंक्शन लेटर जनरेट हो जाता था। तो दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव व्हिच आई हैड स्टार्टेड इन 2017। तो वहां पे टेक्नोलॉजी का मुझे टच मिल गया, तो प्रोसेस, क्रेडिट, अंडरराइटिंग, टेक्नोलॉजी टच होगी। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू ज्वाइन वन ऑफ द इमर्जिंग बैंक एट दैट टाइम 2019, जब मैंने पॉलिसी ज्वाइन किया। रिस्क तो मेरा बाद में है, बट दैट डिपार्टमेंट वाज द बिजनेस रिस्क। तो वहां पे फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस का भी पार्ट था उसके अंदर। अंडरराइटिंग के साथ क्लोजली यू आर कनेक्टेड विद अंडरराइटिंग, यू आर क्लोजली कनेक्टेड विद द सेल्स टीम, यू आर क्लोजली कनेक्टेड विद द कलेक्शन। एक जस्ट फॉर द ऑडियंस, ये पॉलिसी जब हम बोल रहे हैं, ये क्या है पॉलिसी? इन द सेंस कि कंपनी वाइड पॉलिसी हो रही है, तो कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं? करेक्ट। तो देखिए, पॉलिसी इज नथिंग बट दी गाइडलाइंस। आप कैसे लेंड करोगे, किसे लेंड करोगे, कितना लेंड करोगे, कब तक लेंड करोगे, कहाँ रुकना है, लेंड करने के बाद आपको क्या चेक करना है, ऑल दिस एवरीथिंग इज मेंशन इन द पॉलिसी। तो एक गाइडलाइन है, बेसिक गाइडलाइन, कि आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे मेरा अगर कमर्शियल व्हीकल इक्विपमेंट है तो उस प्रोडक्ट में मैं ये देखता हूँ कि मैंने किस कस्टमर्स को मुझे टारगेट करना है, किस कस्टमर्स को मुझे कहाँ तक, मेरा व्हाट इज माय रिस्क, कहाँ तक रुकना है मुझे या कहाँ तक जा सकते हो। तो एपेटाइट डिसाइड होता है। तो पॉलिसी में ये सारी चीजें डिफाइन होती है, और उसके बियॉन्ड अगर जो बचता है वो है डिविजन्स। जो पॉलिसी में नहीं है दैट इज डिविजन्स। तो उसके भी हम डिसाइड करते थे कि किस लेवल पे जाके डिविजन लिया जाएगा करके। तो पॉलिसी नथिंग बट इट्स अ फ्रेमवर्क। आपका बिजनेस कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कितना वॉल्यूम पे करना है, कहाँ तक जाना है। वेरी स्मार्ट वर्क। मतलब इट्स नॉट अ केक वॉक की कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा लिखने के लिए आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे वो सीखने मिला इनिशियली। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन वहां से स्टार्ट हुआ। इनिशियली आपको सारे पैट ट्रिगर्स जो होते हैं, इनिशियल मैट्रिक्स होते हैं, उसको बनाना होता है। फिनटेक जो अपना हमारा टेक्नोलॉजी टीम है उसके साथ काम करके जो भी आपने नॉर्म्स बनाए उसको सिस्टम में डालना होता है। वो सारी चीजें वहां सीखने मिली। एंड देन सिंस 2023 टिल टुडे आई एम इनटू टिपिकल रिस्क, जहां पे आई एम डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद दी इट्स अ सीआरओ वर्टिकल। रिस्क एंड पॉलिसी बोथ। इसका रिस्क एंड पॉलिसी बोथ। तो पहले से पॉलिसी देखा, रिस्क मेरा सेकेंडरी था। यहाँ पे रिस्क प्राइमरी है, पॉलिसी सेकेंडरी है। तो वो थोड़ा मिक्स एंड मैच सीखने मिला। तो दैट इज दी। पर अभी आप ऑपरेशन रिस्क ज्यादा देख रहे हैं? नहीं, क्रेडिट रिस्क ज्यादा है। अगर मैं अभी का अगर आप देखोगे ना, तो पॉलिसी जब बनती है तो इट्स अ फ्रेमवर्क। जो मेरा जो मेन ऑडियंस है वो है मेरा सेल्स एंड क्रेडिट। तो उनके लिए मैंने पॉलिसी बनाई है। तो वो समझा। बेसिकली तो अभी सेल्स टीम लाके क्रेडिट वाली टीम के पास जा रही है, उनके पास से अप्रूवल ले रही है, आप पीछे बैठे हो, आप असेस कर रहे हो। नहीं, ये फ्रेमवर्क मैंने दे दिया है कि अगर आप क्रेडिट सेल्स को अगर सोर्स करना है तो वो कौन से प्रोफाइल सोर्स कर सकता है, कितना कर सकता है। क्रेडिट को मैंने बताया कि ये प्रोफाइल तो आपके पास अगर आता है तो आपको इसको कितना सैंक्शन करना है, कितना नहीं करना है। तो मैंने फ्रेमवर्क पहले ही बना लिया और मैंने सबको दोनों को दे दिया कि दिस इज योर बिजनेस स्ट्रैटेजी। इट्स अ स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे दे आर द एग्जीक्यूटर्स। वो एग्जीक्यूट करते हैं और वो एयूएम बनता है या पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो बनने के बाद में एज ए रिस्क मैनेजर या पॉलिसी मैनेजर मैं उसको फिर से जज करता हूँ कि जो पैरामीटर्स हमने दिए थे उसी पैरामीटर में ये सारा फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ देर इज अ लिकोना और समथिंग लाइक दैट, कोई गैप्स है, तो हम इमीडिएटली उसको कॉल आउट करते हैं। तो रिस्क का बिगेस्ट रोल है गाइडलाइन देना, एग्जीक्यूट करवाना विद द फ्रेमवर्क, राइट फ्रेमवर्क, मॉनिटर करना। मॉनिटर करके अगर आपको कुछ दिखा तो उसके ऊपर एक्शन लेना है, उसको रेक्टिफाई करना। तो इट्स अ साइकिल। बट आपको डे टू डे लेंडिंग वाले एक्टिविटी में नहीं जाना है। नो डे, मैंने तो बोल दिया, मैंने फ्रेमवर्क वन टाइम दे दिया। उसमें चेंजेस कब होंगे मालूम है? एज एंड व्हेन रिक्वायर। जब जब आपका स्ट्रैटेजी चेंज होगा, बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज होगा, आपके अगर भाई बाहर कोई एटमॉस्फेयर अगर चेंज हुआ या मार्केट सिचुएशन चेंज हुआ है, रूल चेंज हुआ है, करेक्ट। तो पॉलिसी जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है इज अ बाइबल, जिसमें चेंज हुआ तो वो चेंजेस फिर हम उसको चेंज करते हैं और फिर से सर्कुलेट करते हैं। उसके बेसिस पे फिर से नया एयूएम बनता है और उसको हम मॉनिटर करते हैं। तो गाइडलाइन देना, एयूएम बनाना, एयूएम को मॉनिटर करना, और इट्स अ साइकिल। नाउ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, अभी जो ऑडियंस हमारी है, कॉलेज में है या जॉब कर रही है इन द इनिशियल ईयर एंड दे वांट टू मेक करियर इन फाइनेंस, राइट? तो दोनों तरीके से मैं अंडरस्टैंड करना चाहूँगा कि एक बैंक में एक रिस्क का करियर बनाना या फिर एक एनबीएफसी में रिस्क का करियर बनाना, कि पहले कैसे होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस?
देखिए न्यू जनरेशन जो है, सबसे पहले मैं तो आई टेल देम कि इनिशियल जो एनबीएफसी हो या बैंकिंग हो, बैंकिंग में अगर आपको रिस्क में जाना है या एनबीएफसी में भी रिस्क में जाना है, तो इनिशियल जो है ना, तो बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो होना चाहिए सबसे पहले तो। राइट। अगर मैं चूज कर रहा हूँ बैंकिंग या मैं चूज रहा हूँ एनबीएफसी, तो इट्स ऑल नंबर गेम, सिंपल। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आई हैव सीन मेनी सीएस हु आर डूइंग नॉन सीए जॉब्स इन बैंक्स एंड एनबीएफसी बोथ। तो दे आर कोर फाइनेंस पीपल बट दे आर डूइंग नॉन फाइनेंस जॉब, ऐसे भी होता है। तो यू चूज योर करियर वेरी वाइजली, जहां पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको फाइनेंशियल्स का जो बेसिक नॉलेज है वो लेके जाना है, कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। राइट। रेगुलेटर जो है वो रेगुलेटर के जो बेसिक नॉर्म्स है वो पता होना चाहिए। Okay. तो उसके साथ वो अपना करियर चूज कर सकते हैं। बट रिस्क अगर आप देखोगे तो देखिए, इनिशियल रिस्क एनालिटिक्स करके जो एक रोल है, जो एंट्री लेवल रोल है, तो वो खत्म तो सीआरओ तक भी होता है। तो उसके बीच में बहुत सारे पड़ाव है जो आपको पार करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने रिस्क एनालिटिक्स ज्वाइन कर लिया तो मैं सीआरओ तक ही मुझे पहुंचना है, उसके बीच में बहुत सारे डाइवर्शन भी है। बट बेसिक आपका फाइनेंशियल नॉलेज आपको होना चाहिए, आपको बेसिक रेगुलेटरी पता होना चाहिए, तो दे कैन चूज। एनबीएफसी और बैंकिंग में अगर आप मुझे पूछोगे कि ये डिफरेंस क्यों है, तो देखिए बैंक जो है ना, दे आर हार्डली, मतलब वेरी बाय हार्ट दे आर ड्रिवन बाय द आरबीआई, काफी क्लोज नजर उनकी होती है। राइट। मतलब बिग लेंडर्स लाइक, आपको पता है जितने भी बड़े लेंडर्स है उनपे कितनी क्लोज वॉच होती है, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज इतना है कि दे आर डायरेक्टली इम्पैक्टिंग टू द इकोनॉमी। तो बहुत तो एग्जैक्टली मतलब वो चांसेस है नहीं, जीरो चांसेस है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू फेल। राइट। और लेकिन जैसे अभी आपने बताया ना कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो क्रेडिट रिस्क साइड रहा है। करेक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये उनको क्वेरी होती है कि मार्केट रिस्क अच्छा है, क्रेडिट रिस्क अच्छा है कि ऑपरेशन रिस्क अच्छा है। तो क्रेडिट रिस्क का क्या पर्सपेक्टिव आप देना चाहोगे उनको? देखिए, मैं अगर मेरा जर्नी अगर बताऊं तो रिस्क इज अ ब्रॉड टर्म। रिस्क के अंदर अगर मैंने जितना काम किया है ना, आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने क्रेडिट रिस्क में काम किया है। क्रेडिट रिस्क में अगर आप देखोगे ना, तो एक बहुत बड़ा हॉरिजॉन कवर होता है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने प्रोसेस किया, प्रोसेस इज अगेन अ प्रोसेस रिस्क। ऑपरेशन में काम किया तो ऑपरेशन वो तो ऑपरेशन रिस्क हो गया। बराबर। उसके अलावा जो बचा, मेरा रेपुटेशन रिस्क हो गया, मेरा मार्केट रिस्क हो गया, है ना। तो रिस्क तो आपका हर जगह आएगा। क्रेडिट टिपिकली लेंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लेंडिंग आपका जो स्टार्ट होता है, जैसे मैं किसी को पैसे दे रहा हूं तो मैं ये चेक करूंगी कि मेरा इसमें रिस्क क्या है। राइट। मैं कितना, मतलब मेरा पैसा डूबने का या पैसा रिकवर होने का कितना चांसेस है। प्रोबेबिलिटी इन एवरीथिंग, मैथमेटिक्स आई विल कीप देम असाइड, वो तो सारे कैलकुलेशन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राइट। बट अगर आप देखोगे तो आई विल गिव प्रेफरेंस टू द क्रेडिट रिस्क, क्योंकि उसमें मेरा होरिजन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, बाकी जो बचा आपका अदर टाइप्स ऑफ रिस्क ना, उसके अंदर ना थोड़ा स्पेशलाइजेशन चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और बाकी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर भी थोड़ा स्पेशलाइजेशन चाहिए। टेक्निकल स्किल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। मैंने जो सीखा हुआ है ना, वो मैंने पहले फीट ऑन स्ट्रीट सीख लिया, एंड देन आई गॉट इनटू दी कि हाँ यार ये ऐसे होता है। नॉर्मली ये वाइस वर्सा होता है, लोग पहले थ्योरेटिकल सीख लेते हैं एंड देन दे गॉट इनटू रिस्क, और फिर वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि बुक में क्या लिखा है और थ्योरेटिकल क्या होता है। आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने पहले थ्योरेटिकल सीख लिया था, एंड नाउ आई कैन रिलेट टू द बुक्स कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा। राइट। और अभी जैसे बहुत सारे हमारे कनेक्ट में लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बैंक में काम कर रहे हैं, पीएसयू बैंक्स में काम कर रहे हैं, और उनके शायद ब्रांच मैनेजर्स हैं, उनके पास लेंडिंग का क्रेडिट वाला शायद एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन उनको इस साइड में अगर मूव करना है, क्रेडिट अंडरराइटिंग में मूव करना है, क्रेडिट रिस्क में मूव करना है, बट दे हैव अ बैंकिंग एक्सपीरियंस, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, बैंकिंग, जैसे मैंने बोला आपने, बैंक, किसी ने बैंक ज्वाइन कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो बैकएंड में ही चला जाएगा। बैकएंड में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे। फ्रंट एंड में बहुत सारे ऑपरेशन चलते हैं। जो आप अगर ब्रांच बैंकिंग के किसी ब्रांच में जाओगे ना, तो आपको सबसे पहले डेस्क पे आपको मिलेगा कि आप सेविंग अकाउंट खोल लो या करंट अकाउंट खोल लो या क्रेडिट कार्ड देख लो। तो 60, मैंने सुना था किसी एक टॉप बैंक है जिसका जो प्रोडक्ट का रेंज है वो कुछ 52 प्रोडक्ट के रेंज है। दे आर ऑफरिंग डिफरेंट, इंक्लूडिंग फॉरेन बैंकिंग एंड एवरीथिंग, राइट। तो वो एक अलग सेगमेंट हो गया। बट इफ यू चूज कि चलो मुझे ना ब्रांच बैंकिंग में नहीं जाना है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ब्रांच बैंकिंग। मुझे ब्रांच बैंकिंग में नहीं जाना है, तो मुझे बैंक में ही रहना है, बट आई वांट टू डू समथिंग एल्स, तो ये दिस आई कैन से द बेटर ऑप्शन। किसी क्रेडिट अंडरराइटिंग हो गया, क्रेडिट अंडरराइटिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, रिस्क पॉलिसी हो गया, दिस इज द कोर। आपका ईआरएम हो गया, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट हो गया, विच अलग सेगमेंट है। जितना बड़ा बैंक या जितना बड़ा एनबीएफसी ना, उसमें सेगमेंट अलग अलग हो जाते हैं। एंड आई हैव सीन बॉम्बे, प्लेस लाइक बॉम्बे, जहाँ पे एनबीएफसी का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, उनका रिस्क भी अलग होता है। यस, ये मैंने भी देखा है। करेक्ट। जैसे ऑपरेशनल रिस्क का टीम अलग होता है, क्रेडिट रिस्क का अलग होता है, मार्केट रिस्क का अलग होता है। बट अभी जैसे मैंने आपको बोला कि किसी को आना है इस साइड में,
तो कैसे आ सकता है और क्या स्किल सेट चाहिए? स्किल सेट देखिए, अगर मैंने बोला ना कि बैकएंड में अगर मुझे ब्रांच बैंकिंग से अगर बैकएंड में आना है, तो स्किल सेट आपको बेसिक मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे अगर किसी ने चूज ही कर लिया कि चलो मुझे क्रेडिट में आना है, क्रेडिट का दो टाइप है, एक आपका सिक्योर्ड लेंडिंग, एक अनसिक्योर्ड लेंडिंग। सिक्योर्ड लेंडिंग में इट इज ऑलवेज बैक बाय द कोलेटरल। जैसे कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है, इट इज बैक बाय द कोलेटरल, जो एक सिक्योर्ड सेगमेंट में आता है। अनसिक्योर्ड में आपका आता है पर्सनल लोन, आपका कंज्यूमर लोन हो गया, ये सारे अनसिक्योर्ड में आते हैं। तो डिपेंड्स आप क्या चूज कर रहे हो। अगर आपने सिक्योर्ड चूज करा तो आपको एसेट क्लासिफिकेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज, रेगुलेटरी का क्या होना चाहिए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहीं से आएगी। आपका रेगुलेटर है आपका आरबीआई, आरबीआई अगर आप एनबीएफसी ज्वाइन कर रहे हो तो एनबीएफसी के भी स्केल बेस अलग अलग गाइडेंस होते हैं, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ रीडिंग मटेरियल, वन एवरीवन कैन गो टू द आरबीआई साइट एंड रीड आउट इट। करेक्ट। अगर प्रैक्टिकल नहीं चाहिए तो थ्योरी तो अवेलेबल है। और अगर किसी को अगर अनसिक्योर्ड में जाना है तो अनसिक्योर्ड में भी आपको उनके नॉर्म्स, प्रोविजनिंग नॉर्म्स अलग होते हैं, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने। तो आप बेसिक नॉलेज के साथ अगर जाओगे, एंड आपको मतलब दिस इज माय पर्सनल एडवाइस कि आपने देख लिया कि मैं कहाँ क्या मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन उसका जो एंड है, आपको जब तक उसमें आप गेन नहीं करोगे एक्सपीरियंस, वंस यू स्टार्ट आपको डीपनेस नहीं मालूम पड़ेगा। और जैसे अभी आपने जो बताया ना एग्जांपल्स, दैट दे आर मोर फंक्शनल स्किल सेट, इसके अलावा कोई सॉफ्ट स्किल या वैसा कुछ रिक्वायर है इस पर्टिकुलर रोल में रहने के लिए? देखो, सॉफ्ट स्किल में आई कैन कंडक्ट द 1 आवर सेशन, पूरा इतना लग दिए। सॉफ्ट स्किल में आपको बोलूँ ना, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल में यही सबसे बड़ा फर्क है। सॉफ्ट स्किल आपको इजीली मिल जाता है बाय योर क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग। हार्ड स्किल के, सॉफ्ट स्किल के लिए हार्ड जो लेना पड़ता है। तो सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल रोल। अगर किसी को आना है बैकएंड में, इवन यू एलिवेट टू द रोल ना, आप हायर रोल में जब जाओगे, आई टेक माई ये, मैंने जब मैं सीपीए करके काम करता था तो जो कम्युनिकेशन में तब यूज करता था, मैं आज नहीं कर सकता हूँ। आई हैव टू चेंज माई स्किल अकॉर्डिंगली। मुझे अगर एलिवेट करना है, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल आपके हो जाएंगे। आपको अगर बेसिक्स में आपका एमएस एक्सेल हो गया, आपका थोड़ा बहुत जैसे बैंकिंग फिनटेक में रहना तो आपको पाइथन आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कोडिंग आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। तो वो स्किल आपको थोड़ा थोड़ा लेके ना एक लेवल पे जाके खड़ा रहना पड़ेगा। देन पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि यस, इसको आता है, वंस ही गॉट इनटू दिस तो ही विल लर्न। तो वो थोड़ा सा एक आना चाहिए। दैट इज माय कोर। ये सॉफ्ट स्किल के बारे में तो सर नो क्वेश्चन, आई विल टेल यू गणेश, वेरी क्रूशियल। हार्ड स्किल लेने से पहले मैं तो बोलूँ सॉफ्ट स्किल पे फोकस करना चाहिए। बट अभी जैसे यू बीइंग वाइस प्रेसिडेंट फॉर रिस्क, आपके पर्सपेक्टिव में आप रिस्क को कैसे देखते हो? आप अपना डेली रिस्क का जो काम है वो कैसे कर रहे हो? देखिए, रिस्क का जो काम है ना, मैंने जैसे बोला था, दिस इज मॉनिटरिंग, दिस इज अ मोर मॉनिटरिंग जॉब। सबसे पहले तो आपको क्लोज वॉच जो है, आपके जितने भी पैरामीटर्स आपने ऑफर किए हुए मार्केट में, मैं एज ए एनबीएफसी या एज ए बैंक करके ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ, और जब आपका ईओएम बनता है, जब आपका बुक बनता है, तो डे वन से वो बुक को एनालाइज करना इन टर्म्स ऑफ दी वॉच करना। एनालाइज तो थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्ड हो गया। उसको मॉनिटर करना कि ये जो मेरा बुक बन रहा है, इज इट एज पर माई गाइडेंस, जो मैंने पॉलिसी में लिखा हुआ है वैसे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आई हैव टू टेक द इमीडिएट एक्शन। तो रिस्क का सबसे बड़ा जो मेरा सेकंड एस्पेक्ट है वो है कि मुझे उसके ऊपर जैसे ही पता चला कि इसमें कुछ इशू आ सकता है, तो प्रोबेबल रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द कोर जॉब। आपको वो प्रोबेबिलिटी देखनी है कि इसके अंदर क्या गलत हो सकता है। विथ योर एक्सपीरियंस आप वो जान सकते हो। प्रोडक्ट जो हमने हैंडल किया, जैसे मैं कमर्शियल व्हीकल अगर 15 सालों से देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उसका रिस्क कहाँ पे होगा, तो मैं पॉलिसी वैसे ही बनाऊंगा कि मैं ये सारे चीजें कवर नहीं करूँ। बट एट द सेम टाइम आपको ना बैलेंस, बिजनेस को भी बैलेंस करना है, आपको बिजनेस भी करना है। आपको रिस्क पकड़ोगे तो आप रिस्क पकड़ोगे तो आप बिजनेस आपका हेल्ड अप हो जाएगा। आप सिर्फ बिजनेस नहीं, आप अगर बिजनेस ही नहीं बनाओगे तो आपका बुक कैसे बनेगा, ग्रो कैसे होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपका जो बैलेंस है रिस्क और बिजनेस के बीच में, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा जॉब दिन में स्टार्ट यही होता है कि मुझे बिजनेस भी बढ़ाना है, मुझे मेरा पोर्टफोलियो एट रिस्क भी नहीं लाना है। नहीं लाना तो जो भी उसके बीच में हम कर सकते हैं, ट्वीटिंग करना, रिस्क बेस्ड प्राइसिंग मैट्रिक्स लाना, या हो सकता है कि मैं उसको और थोड़ा सा कहीं जो सेगमेंट अच्छा कर रहा है तो मैं उसको थोड़ा और थोड़ा सा लीवरेज दे दूं। वो सेगमेंट अगर ये करे तो मुझे उसे थोड़ा टाइटन कर दूं। स्पेशली ब्रांचेस, जैसे ब्रांच ग्रेडिंग भी हो सकता है। ब्रांच ग्रेडिंग में हम देखते हैं ब्रांच इज मोर रिस्कियर। करेक्ट, कौन सा ब्रांच है मोर रिस्कियर, तो उस ब्रांच को मैं थोड़ा सा कर्टेल कर दूं, एलटीवीज ऑफर थोड़ा कम कर दूं, जो ब्रांच अच्छा कर रहा है उसको प्रमोट कर दूं। तो ये पूरा दिन में एक्टिविटी यही होता है, इसको क्लोजली मॉनिटर करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाहर क्या चल रहा है, रेगुलेटर क्या बोल रहा है, ये तो हुआ आपकी ईओएम की बात, बुक की बात। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, तो वो सारे एक्सपेक्ट कवर करने के बाद में आपको फाइनली
यू हैव टू पुट योर थॉट ऑन टू द टेबल, और उसके बाद फिर वो रिस्क मैनेज होता है। रिस्क कंट्रोल होता नहीं, रिस्क मैनेज होता है कभी भी, एंड मॉनिटर होता दिस है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एंड अभी जस्ट जनरल लास्ट एक क्वेरी मैं पूछूंगा आपको, एक सक्सेसफुल करियर कैसे बनाया जा सकता है बैंकिंग में हाँ जनरल, आप जनरली बता सकते हो। देखिए, मैंने आपको जैसे आई वॉज इंटरेक्टिंग विथ यू, द बेसिक वॉज दैट कि मैंने मेरा काम ही मैंने स्टार्ट किया था बेसिक से लेके। तो सक्सेसफुल करियर का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो सबसे पहला ये कि फाउंडेशन ही स्ट्रांग होना चाहिए। आपका बेसिक थॉट क्लियर होना चाहिए। मुझे कहाँ पहुंचना है, मैं आज यहाँ बैठ के मैं नहीं बता सकता हूँ कि मुझे कहाँ पहुंचना है, बट आपके जो एफर्ट्स है आज के दिन में, वो एफर्ट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि मैं वहां पहुंच सकता हूँ करके। तो मेरा चार्ट क्लियर होना चाहिए, ओके कहाँ जाना है करके, मेरा पाथ क्लियर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, अगर मैं आप मेरी बात करूँ तो मेंटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपका अगर मेंटर नहीं है, मेंटर कैसे चूज करना है उसके ऊपर भी एक अलग टॉपिक है कि मेंटर कैसे चूज करना है। आपके Right. इंडस्ट्री का कोई भी टॉप लीडर जो आपको अच्छा लगता है, जो आपने जो अचीव किया है, जो उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया, आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो Right. दैट इज मेंटरशिप। तो वो एक पाथ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और सेकंड थिंग, लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हर दिन आपको सीखना पड़ेगा अगर कहीं पहुंचना है तो। और ये पहुंच के आपको उसको थोड़ा अपने आप को और ग्रो करते रहना चाहिए। मतलब जैसे आप सीखोगे ना, तो यू ऐड समथिंग टू योर स्किल। आपके स्किल अगर डेवलप होने स्टार्ट हो गए ना, देन इट्स वेरी इजी, तो यू कैन सेल दैट स्किल। अल्टीमेटली क्या है, एज ए कॉर्पोरेट हम हमारे स्किल ही तो सेल कर रहे हैं। Agreed. और अगर आपका स्किल ही अगर उस लेवल पे नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले इंप्रूवमेंट खुद पे करना चालू करो, मेंटर ढूंढो। रीडिंग में बोल रहा हूँ कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सक्सेसफुल करियर का ये पाथ है, ये बेस है। ये अगर बना लिया आपने, पकड़ के रखा, सॉफ्ट स्किल पे जैसे काम करना है तो ये करके रखा, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे बाय प्रोडक्ट है, वो चीजें ऑटोमेटिक ऐड होती पैसा, फेम, सब कुछ आ ही जाता है। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके प्रोफाइल में वो ऐड होते जाएगा। और मैं ये सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ। मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है। आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन। एमबीए तो मैंने 2008-9 में किया था, और उसके बाद मेरे पास कोई टेक्निकल नहीं था। बट लेकिन लर्निंग या जो सेल्फ इंप्रूवमेंट से जो मैंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे आई कुड से आई हैव नॉट रीच टू द पिनाकल, बट आई हैव एटलीस्ट एबल टू ऑन दैट वे। राइट राइट। एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, Sure. इसमें ऐसा कौन सा एडवाइस जो आपके मेंटर ने आपको दिया, जो हेल्प किया? सबसे पहला सर एडवाइस मेरे मेंटर ने, इनफैक्ट मुझे आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जो मेंटर है मेरे करियर के स्टार्ट में ही मुझे मिल गए थे। ओके ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत ही, इट वॉज वेरी फनी कि मैं आई वॉज अ क्रेडिट अंडर राइटर। तो मैं जब इनिशियली जब उनके पास जाता था, तो मैं उनको बोलता था, सर मुझे अप्रूवल अथॉरिटी दे दो। एक कोई भी क्रेडिट मैनेजर जो होता है ना, जब वो स्किल हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, वो ये बोलता है कि सर मुझे अभी नाउ आई एम एबल टू अप्रूव द केसेस एट माय ओन, अब मुझे अथॉरिटी दे दो। जैसे मेरे पास 5 CR का अप्रूवल अथॉरिटी था व्हेन आई यूज्ड टू डू अंडरराइटिंग। बट इनिशियल स्टेज पे जब मैं ये अंडरराइटिंग करता था, मैंने तब मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी। आई यूज्ड टू रिकमेंड टू माय सीनियर एंड ही यूज्ड टू अप्रूव। बराबर। तो मैं अपने मेंटर के पास जाके बोलता था कि मुझे वो आप अथॉरिटी दे दो। तो वो हमेशा बोलते थे, नो, शार्पन योर टीथ सो यू कैन हंट वेल। तो वो बोलते थे कि अपने और टीथ को शार्प करो ताकि और आप अच्छी तरह हंट कर पाओगे। दैट वाज द एडवाइस, मेरे को आज भी याद है। तो ये शार्पन जो स्किल है उसको शार्प करते रहो एंड यू कैन हंट बेटर, जो चाहिए आप उसको पा सकते हो। दैट वाज द ग्रेटेस्ट एडवाइस आई एवर गॉट। Wonderful. This conversation is going to be really helpful for a lot of our students and people who are planning to get into this career in finance. तो आपका जैसे प्रोफाइल एकदम अलग था, इन द सेंस के कमर्शियल जो लेंडिंग वाला डिवीजन है उसमें आप क्रेडिट देख रहे हो, उसके थ्रू आपने रिस्क में मूव किया। तो ये जर्नी लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ, ऐसे भी आप अपना करियर बना सकते हो। So thank you again, Vishal, for taking out Thank time. you very much, guys, inviting me. It's a lovely place to be here.